नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश दिल्ली में भारी पड़ेंगे भाईजान, इसमें आपका स्वागत है। और अभी एक दिन पहले की बात है जब हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की राजनीति में, चुनावी राजनीति में हिंदुत्व के एजेंडे को बहुत ही ताकत से सामने रखा। और यमुना में डुबकी लगा सकते हैं क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट साथी, ये सवाल उन्होंने उठाया कि जैसा हमने संगम में डुबकी लगाई है, क्या ये साहस यमुना में जो प्रदूषण की स्थिति है और कौन जिम्मेदार है, ये सवाल खड़े किए। और अब उनके जाते ही अब भाईजान की एंट्री हो गई है। तो दिल्ली चुनाव में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ताल ठोक दी है। चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी ने न सिर्फ केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सिक्के के दो पहलू बताया है, जबकि यही आरोप उन पर भी लगता है कि बीजेपी और AIMIM एक सिक्के के दो पहलू हैं। बल्कि ओवैसी साहब ये भी कहते नजर आए कि शाहीन बाग जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि AIMI प्रत्याशी को जेल से जिताया जाएगा, ये दावा भी उन्होंने ठोक दिया। तो पहले हिंदू हृदय सम्राट और उसके बाद अब भाईजान। पहले देख लीजिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। याद रखो, ओखला की आवाम मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। दिल्ली के दंगल में हर नए दिन के साथ एक नया एंगल आ रहा है। अब तक बीजेपी और आप के बीच चुनावी फाइट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब AIMIM चीफ ओवैसी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, तो चुनाव में एक और फैक्टर को बल मिला है। असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल और PM मोदी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया, यहां तक कि दोनों को RSS की विचारधारा का बता दिया। याद रखो, ओखला की आवाम मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच एक, ये दोनों RSS से निकले हैं। एक RSS की शाखा से निकला, एक RSS के इंस्टीट्यूट से निकला। दरअसल ओवैसी ने मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन और ओखला सीट से शिफा और रहमान को टिकट दिया है। इन दोनों ही चेहरों का नाम दिल्ली दंगों में आया था। जब ओवैसी शाहीन बाग गए तो जनता से ताहिर और शिफा को वोट देने की अपील की और ताहिर के जेल में होने का मसला उठाते हुए केजरीवाल को भी लपेटे में ले लिया। अगर केजरीवाल को बेल हो सकती है और इलेक्शन लड़ सकता है 6 महीने के बाद, तो शिफा को हम जेल में बिठाकर इलेक्शन जिताएंगे। ये जमहूरियत की कामयाबी होगी। दिल्ली में मुस्लिम फैक्टर कितना अहम है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। आबादी में करीब 13% मुस्लिम, करीब 21 लाख मुस्लिम डालते हैं वोट। 70 में से 8 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में। ओखला, सीलमपुर, मटिया महल, बल्लीमरान, मुस्तफाबाद, बाबरपुर, किराड़ी और चांदनी चौक मुस्लिम बाहुल्य हैं। त्रिलोकपुरी और दिलशाद गार्डन की सीट पर भी मुस्लिम अहम भूमिका निभाते हैं। 2020 में आपको मुस्लिम वोट एक तरफा मिला था। 2020 में आपने 6 मुस्लिम बहुल सीटें जीती थी। केजरीवाल पर बीजेपी तरह तरह के आरोप लगा रही है। अब ओवैसी ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा, लेकिन आप सुप्रीमो अपने सधे अंदाज में दिल्ली की जनता को साध रहे हैं। ये जितना पैसा बांट रहे हैं, जितना सामान बांट रहे हैं, सब ले लो, चिंता मत करो। ये जो कुछ बांट रहे हैं सब ले लो, लेकिन एक चीज याद रखना, वोट मत बेचना अपना। 1100 में वोट मत बेचना। एक साड़ी के बदले अपना वोट मत बेचना, वे वोट बेशकीमती है। एक चादर के बदले, एक जूते के जोड़ी के बदले अपना वोट कतई मत बेचना। कुल मिलाकर दिल्ली में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर AIMIM, हर पार्टी का सीधा मुकाबला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि बीते 2 चुनाव से केजरीवाल ही दिल्ली की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। लेकिन इतनी पार्टियों के चुनावी मैदान में आने से कौन किसके लिए चुनौती बनता है और कौन वोट कटवा साबित होता है, ये भविष्य के गुल्लक में कैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए तो सीधे रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली,
बीजेपी के लिए बेहद अहम प्रतिष्ठा का सवाल। आम आदमी पार्टी वहाँ एक ताकतवर पॉलिटिकल किरदार जिसे चुनौती दे पाना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अब तक बहुत टेढ़ी खीर रहा है। दो मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तीसरे भी जुड़ेंगे और जब तीसरे जुड़ेंगे तब उनका परिचय आपसे कराएंगे। अभिषेक गुप्ता जी हैं, आपके प्रवक्ता हैं दिल्ली से, बहुत स्वागत करता हूं अभिषेक जी का। और साथ ही डॉक्टर ममता त्यागी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। अभिषेक जी, पहला सवाल आपसे, क्या दबाव में हैं केजरीवाल जी? जब वो अपील कर रहे हैं तो एक शब्द पे हमने गौर किया, जैसे बीजेपी दबाव में है। बीजेपी ने जब ये बात कही कि पिछली सरकार की, ये नहीं कहा पिछली सरकार, ये कहा कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको हम भी सत्ता में आए तो जारी रखेंगे। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि ले लेना, कंबल बटे तो ले लेना, पैसा बटे तो ले लेना, चादर बटे तो ले लेना, लेकिन एक वोट चादर के लिए मत बेचना, कंबल के लिए वोट। अरे साहब, इसको गोल भी कर सकते थे, हम भी समझते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, लेकिन ये कहना कि ये पैसा ले लो, फायदे ले लो, लेकिन वोट उधर मत देना, ये कहने के पीछे क्या दबाव में केजरीवाल साहब भी हैं अभिषेक जी? नहीं, देखिए, कोई दबाव नहीं है। ये काला धन जो नेताओं ने इकट्ठा कर रखा है, ये चुनावों में बहा रहे हैं, तो जनता का भी उतना ही आप इन पे हक बनता है कि जो जनता का पैसा इन नेताओं ने लूटा है तो वो किसी भी वे में मिले तो वो लेना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये तो मानेंगे नहीं। और दिल्ली में चुनाव आयोग बिल्कुल निष्क्रिय है। जिस तरीके से परवेश वर्मा जी 1100 रुपए खुले आम अपनी कोठी में बैठ के पैसे लोगों को बांट रहे हैं पुलिस की सुरक्षा में, तो लोग बहुत समझदार है, लोग मत पैसा ले रहे हैं, जो भी सामान जो पार्टी बांट रही है वो ले रहे हैं, लेकिन वो वोट काम पे देंगे, वो वोट देंगे अच्छी शिक्षा पे, वो वोट देंगे अच्छे स्वास्थ्य पे, वो वोट देंगे जो केजरीवाल जी उनके बच्चों को पढ़ाई देते हैं, जो बच्चों का जो बूढ़े माता पिता उनके होते हैं उनको तीर्थ यात्रा कराते हैं। तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, उनको पता है कि उनके काम सिर्फ उनका बेटा अरविंद केजरीवाल आएगा। और अरविंद केजरीवाल ने 2015 से कहले और 2025 में हम आ गए हैं, तीसरी बारी हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उन्हें पता है कि एक ही पार्टी है जो प्रॉमिसेस जो करती है वो उनको पूरा करती है, और जो नहीं कर पाती है वो उसके पीछे कारण बताती है। तो दिल्ली में काम की राजनीति चलती है। ये पैसा, दारू, जो इनको जो बांटना होता है ये बांटे, ये इसी तरीके का चुनाव लड़ना जानते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे अरविंद केजरीवाल पे भरोसा करती है। जी, लेकिन ये नारा आपने जो कहा कि मतलब ये है कि काला धन ले लो, लेकिन वोट उसको दो जो जिसके लिए दावा ये है कि अच्छी पार्टी है, सच्ची पार्टी है। ये नारा थोड़ा अटपटा है, लेकिन 2025 की सियासत है, सब स्वीकार करना पड़ेगा अभिषेक जी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ठिठके आप भी होंगे कि काला धन ले लो। काला धन भी क्या मर्यादित धन है, अच्छा धन है, पवित्र धन है? जनता से क्यों ये आग्रह है कि काला धन, तथाकथित काला धन ले लीजिए लेकिन वोट मत दीजिए? चलिए जी, अब बोल लीजिए। वही है जो इन्होंने लोगों से चुराया है। काला धन और होता क्या है, जो नेता अनअकाउंटेड मनी अपनी जेब में डाल लेते हैं वही काला धन होता है। ये जो पैसा है ये लोगों के जन कल्याण के लिए लगना चाहिए, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो हमारा वही मकसद है, ये मानेंगे है नहीं तो लोगों को जो बेनिफिट मिल रहा है उनको ले लेना चाहिए, लेकिन वोट अपना बिकने नहीं देना चाहिए। और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो अपना एक एक वोट काम के नाम पे अरविंद केजरीवाल को देगी। ताहिर अनवर साहब भी जुड़ गए हैं AIMIM से, उनका भी बहुत इस्तकबाल करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर ममता त्यागी कुछ कहना चाह रही हैं? जी बोलिए ममता जी। जी, अरविंद केजरीवाल जी की जो हताशा, निराशा, वो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन आप तुलना कर लीजिए अब से और 5 साल पहले वाले चुनाव से, आपको अंदाजा लग जाएगा। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी पर्याय हो गई है लूट पार्टी के बराबर, जो करोड़ों के घोटाले करती है, जनता के पैसे खाती है। जनता के घरों में ऐसा दुनिया का कोई बेटा आपने देखा है जो अपनी माँ या बहन के घर शराब भिजवाता हो? सोचिए उनकी मानसिकता क्या है। और जन के लिए, लोगों की योजनाओं के लिए जो पैसा गया हो उसको लूटने के तरीके निकाले। यमुना की सफाई पे 8,000 करोड़ लूट लिया, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर 10,000 करोड़, फर्जी टेस्ट। लूट पार्टी का दूसरा नाम आम आदमी पार्टी है। और ये कोई भी योजना इसलिए नहीं लाते कि इन्हें लोगों का भला करना होता है, इनका मकसद होता है कि इस योजना के सहारे हम पैसा लोगों के घरों से कैसा निकालें। अगर मैं दिल्ली की महिलाओं की हालत देखूं, जो उन्होंने फ्री शराब भिजवाने के बाद में घर में पहुंचाई है,
कोविड के दौरान 500 करोड़ रुपया उन्होंने अपने, जब जनता तरस रही थी एक एक पैसे के लिए, 500 करोड़ रुपए एड कैंपेन पे खर्च कर दिए 2019 से 21 के बीच में, कोविड के समय में। सोचिए उस टाइम अगर ममता जी, ये बताइए मुझे, लेकिन ये बताइए कि ये पार्टियों के आरोप भी एक जैसे होने लगे हैं, उनके घोषणा पत्र भी एक जैसे होने लगे हैं। आखिर जिसको कहा जाता है ना कि मतदाता के सामने अंतर तो होना चाहिए ना। आप भी महिलाओं के लिए कैश स्कीम्स के साथ आ रही हैं, आम आदमी पार्टी भी कैश स्कीम्स के साथ सामने आ रही। आपका कहना है आप लुटेरी है, आपका कहना है कि आप वही भूमिका निभाते हैं। तो कुछ समझ नहीं आता, ऐसा लगता है कि इश्यूज नहीं है आपके पास, मुद्दे नहीं है। आप किसी भी बात को बोलने से पहले हम ये देखते हैं ना उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। आप पिछले 10 सालों में ये देख लीजिए, 22 किलोमीटर यमुना नदी को साफ करने के लिए अगर कोई पार्टी 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, यानी 1 किलोमीटर पर 400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो वो 400 करोड़ रुपए गया कहां? दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों को संबल देने की बात करते हैं, वो कैश की इस तरह बात नहीं करते, वो कहते हैं जरूरतमंद महिलाओं को। सोचिए प्रेगनेंसी, आज तक कभी किसी ने सोचा कि आजकल डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूं उसके नाते आपको बता रही हूँ, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, लेवल 2 टेस्ट, ये इतने महंगे टेस्ट होते हैं। जब किसी हॉस्पिटल में लिख दिया जाता है ना, तो गरीब उस महिला के ऊपर सोचिए जो अपने बच्चे का स्वास्थ्य चाहती है कि अच्छा बच्चा मिले, वो अफोर्ड नहीं कर पाती। मैं लौटता हूं, मोदी जी की मंशा समझिए जी। ताहिर अनवर साहब जुड़ गए। ताहिर अनवर साहब, ये भी दिलचस्प संयोग है कि एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी हिंदू हृदय सम्राट जिन्हें कहा जाता है वो थे, और फिर AIMIM के जो अक़लियतों की नुमाइंदगी करने वाले सबसे चमकदार नेता हैं। ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि अक़लियत यानी माइनॉरिटी, उनकी नुमाइंदगी करने वाले सबसे चमकदार शख्स हैं जिन्हें लोग ठिठक कर सुनते हैं। वो भी भाईजान भी आ गए, यानी ओवैसी साहब आ गए। क्या खास है ओवैसी साहब में? और कहा तो ये जाता है कि आप, आरोप ये लगता है कि बीजेपी की सपोर्टर है AIMIM। जहाँ भी है, जहाँ धड़ाधड़ अक़लियतों के वोट काटने हैं और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना है, वहाँ भाईजान पहुंच जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, ऐसा आरोप लगाते हैं विपक्षी दल और कुछ समीक्षक भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका जी दिया। जी, देखिए, आरोप तो तमाम पार्टियां, उन पे तरह के आरोप लगते हैं। बीजेपी पे किसी तरह के आरोप लगते हैं, कांग्रेस पे कई तरह के आरोप लगते हैं, आम आरोप लगते हैं। देखिए, जो भी राजनीति में है एक दूसरे पर आरोप तो लगाते ही हैं, लेकिन आज जो जिस तरह से दिल्ली का चुनाव हो रहा है उसमें आम आदमी पार्टी ने मुसलमान को जिस तरह से दरकिरार करने की कोशिश की, 5 साल से जो ताहिर हुसैन, जो शिफा और रहमान जो जेल में बंद हैं, उनकी एक जरा सी पूछ परख नहीं की। जब तक आपका काम था, जब तक आपको वोट चाहिए थे मुसलमानों के, तब तक आपने बहुत अच्छा उनके साथ सहयोग दिखाया, और आज आपको ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, तो आपने जो है उनको दरकिनार कर दिया। और अगर आज AIMIM उनको अपना कैंडिडेट बनाती है तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। भाई, ये दर्द होने की वजह क्या है? ताहिर साहब, ये बताइए मुझे, ताहिर साहब, एक माफ़ी चाहूँगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये बताइए कि मुसलमानों का, अक़लियतों का रहनुमा कौन है देश में? क्या आप तो जाहिर तौर पर अपने ही नेता को कहेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की शरण में भी गए अक़लियतें, वहाँ भी उन्होंने सुकून ढूंढना चाहा, संरक्षण ढूंढना चाहा, नाउमीद हुए ऐसा भी माना जाता है। कांग्रेस के पास भी गए, नाउमीद हुए ऐसा माना जाता है। क्या आप मानते हैं कि आज अक़लियतों का ये जो हुजूम है, ये एक पॉलिटिकल कस्टोडियन की तलाश कर रहा है, एक राजनीतिक रहनुमा की, एक सियासी रहनुमा की तलाश कर रहा है और चौराहे पे खड़ा है? देखिए, आपका कहना सही है। हमने 70 साल से जो है, मुसलमानों ने 70 साल से बीजेपी को, वो कांग्रेस को वोट दिया और बीजेपी को नकारा। आज तो बीजेपी को पूरी तरह से जो है अक़लियत ने नकार दिया है। लेकिन हमने जिसको अपनाया, उन्होंने हमारे साथ 70 साल में हमें क्या तोहफा दिया? 70 साल में हमारे लिए एक बाबरी मस्जिद के लिए आवाज नहीं उठाई कभी कांग्रेस ने, ना राहुल गांधी ने और ना उनके वालिद ने, ना उनकी वालिदा ने, आज तक कभी कोई आवाज नहीं उठाई। कभी मुसलमानों के किसी हक हुकूक के बारे में बात नहीं की, चाहे आप मॉब लिंचिंग में बात करें या जो है हिजाब के मसले पे बात करें, चाहे शरीयत की बात हो या वक्फ की बात हो।
तो ये इन मुद्दों पे जब कांग्रेस और बीजेपी के रुख रवैये एक जैसे नजर आते हैं तो हमें हमारा जो है नेता चुनने का अधिकार है ना। जिस तरह से आज दलितों का अपना नेता है, जिस तरह से आज जो है यादवों का अपना नेता है, तो हमें अपना नेता चुनने का अधिकार है। तो इससे लोगों को पेट में दर्द क्यों होने लगता है कि भाई मुसलमान का नेता ओवैसी बनना चाह रहे हैं, ओवैसी बनना चाह रहे हैं, तो भाई ठीक है, हम ओवैसी साहब को अगर चुन रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? हमने तो यही देखा कि अभी तक ओवैसी साहब ही बरकरार हैं, नहीं तो बीजेपी की स्ट्रेंथ तो इतनी मजबूत है कि मायावती जी माइनस हो गई उत्तर प्रदेश में, उद्धव ठाकरे माइनस होते चले गए महाराष्ट्र में, और शरद पवार जी के यहाँ भी 2 फाड़ हो गई। तो बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है कि जो मजबूत रीजनल लीडर्स को किनारे कर देती है, लेकिन ओवैसी साहब को क्यों बख्शा गया है ये ओवैसी साहब जाने या फिर बीजेपी जाने। अब शेख, मैं लौटता हूं आपकी तरफ। अब शेख जी आप क्या कहेंगे? आपसे मैं ये जानना चाहूंगा अब शेख जी कि राम मंदिर, मुझे नहीं मालूम कि राम मंदिर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने ये तो जो स्टेटमेंट मैंने इनिशियल देखे थे वो तो वेलकम के हैं, वो अभी तक गए अयोध्या कि नहीं गए मुझे नहीं मालूम। नहीं गए तो उसके पीछे क्या कारण है ये भी मैं नहीं जानता कि क्या वजह है, थोड़ा इस पर रोशनी डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। शरद जी, पहली बात तो वो अयोध्या जा चुके हैं, अपने माता पिता को भी उनके वो अयोध्या में लेके गए थे, तो वो होके आए थे। खैर ये दिल्ली के चुनाव का विषय नहीं है जी। कोई भी पार्टी चुनाव जब दिल्ली में लड़ती है या किसी भी राज्य में लड़ती है तो वो अपने स्टार कैंपेनर्स का एक शेड्यूल बनाती है। तो ओवैसी जी जो है वो भाजपा के स्टार कैंपेनर है, 2 सीटों पे एआईएम चुनाव लड़ रही है, तो बेशक सरकार बनाने के लिए तो लड़ नहीं रही है, सभी को पता है। तो वो 2 सीटें ऐसी है या 2 या 4 जिन भी सीटों पे ये कह रहे हैं वो किसी की सरकार बनवाने के लिए लड़ रही है। बेशक ये पूरे देश में यही करते हैं, आप कहीं का भी उठा के देख लीजिए, आप बिहार उठा के देख लीजिए, आप महाराष्ट्र उठा के देख लीजिए, आप यूपी उठा के देख लीजिए। भाजपा को जहां जहां लगता है कि वो कमजोर है तो वहां पर वो ओवैसी जी को भेज देती है। तो दिल्ली में भी वही काम हो रहा है। लेकिन दिल्ली का मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, यहाँ पर सबसे पहले तो धर्म के नाम पे वोट नहीं पड़ता है, यहाँ काम के नाम पे वोट पड़ता है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, उन्हें पता है कि यहाँ पर स्कूल, अस्पताल, मेट्रो, बस, ये सब सुविधाएं देगा कौन, क्योंकि ये चुनाव तो आते जाते रहते हैं, हो जाएगा। लेकिन कल जो सबसे नीचे खड़े आदमी को किसी भी चीज की सहूलियत की जरूरत होगी तो वो अपने नुमाइंदे के पास जाता है। उन्हें पता है कि सरकार मेरे को एक ऐसी बनानी है जो 5 साल मेरे लिए कुछ काम करे। बाकी जुमलेबाजी तो जब भी चुनाव आएगा, 5 साल में 3 चुनाव होते हैं, नगर निगम का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा। नेता आएंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता दिल्ली में पिछले 12-15 साल से काम के नाम पे अरविंद केजरीवाल जी को जिताती आई है, और आने वाले समय में भी आप देखिएगा 5 तारीख के बाद बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी दिल्ली में फिर जीतने वाली है। चलिए, आप सभी को, तीनों को शुभकामनाएं हैं इसके लिए, तो क्योंकि लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब चाहे वो पक्ष हो जिसको जनता सरकार बनाने का बहुमत दे, वो भी मजबूत हो, अपोजिशन भी ऐसा हो कि वो गिरा पड़ा ना हो, हाफता हुआ ना हो, दम तोड़ता हुआ ना हो, और कहीं ना कहीं AIMIM जैसी पार्टियों को भी मौका मिले जिससे वो अक़लियतों की आवाज़ बन सकें। नहीं तो ये भी सवाल उठता है कि आखिर अक़लियतों का साथी कौन। जी डॉक्टर ममता त्यागी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो विकास की बातें करते हैं वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर महिला होने के नाते मैं मुस्लिम महिलाओं के हालात को सुधारने के लिए जो कठोर दिशा निर्देश दे सकते हैं, समाज को एक दशा और दिशा दे सकते हैं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वरना ट्रिपल तलाक, सोचिए कितनी बड़ी बात होती है, उन्होंने उस चीज के ऊपर डिसीजन लिया। वो आज भी हर मुस्लिम महिला को अपने ममता जी, एक सवाल बड़ी संजीदगी से बीजेपी से पूछा जाता है, अक़लियतों की तरफ से भी, कि अलग अलग राज्य हैं उनमें अक़लियतों की, मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए दिल्ली में आपका कोई टिकट गया है अक़लियतों को? वो देखिए, शीर्ष नेतृत्व तो उसको डिसाइड करता है। लेकिन अगर जब मोदी परिवार की बात आती है, मोदी परिवार की मंशा की बात, हमेशा मुस्लिम महिलाओं का जो जीवन, आप ये बात, मैडम आप ये बात खुल के बोल दीजिए ना कि मुसलमान को हम वोट, मुसलमान का नाम वोट देना चाहते हैं, उसको टिकट देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी हो या AIM हो, आप उसमें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आप बोल दीजिए। नहीं, उनको बोल दीजिए, उनकी बात रखने दीजिए। वो वाणी की बात करना चाहती हूँ। जी देखिए, ये तो सही है डॉक्टर ममता त्यागी, आपके यहाँ भी ये बात ज़ेर बहस ज़रूर होती है एपिकल लीडरशिप में कि आखिर अक़लियतों को अपनी तरफ लाया कैसे जाए। मुझे याद है आप केंद्रीय मंत्री भी रहे, मध्य प्रदेश की सियासत से आते रहे, आरिफ बेग साहब, वो ये कहते थे कि मुसलमानों को 3 त की ज़रूरत है, तराजू वाला त,
वो कहते थे इसमें तालीम, तंजीम और तराजू। तो एक बार हमने उनसे पूछा कि तराजू से आपका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा मुसलमानों में कई बार फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी और आर्थिक कमजोरी की वजह से गुस्सा होता है, लेकिन जो व्यापारी होता है वो गुस्सा नहीं करता, इसलिए उन्हें बिजनेस से जोड़ना चाहिए जिससे उनके भीतर का गुस्सा कम हो। ये बात आपके भीतर से ही एक सीनियर बीजेपी लीडर जो मुसलमान रहे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, तो पार्टी को ये तो आप 20 करोड़ मुसलमानों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको उनके साथ एक रिश्ता तो बनाना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी कतई मुस्लिम विरोधी या सोच को लेकर चलती, बिल्कुल नहीं, बीजेपी चाहती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि ना इधर से हाथ आगे बढ़ा और शायद उधर भी हिचकिचाहट। बोल लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसी पर रिएक्शन लूंगा दोनों साथियों की। जी, मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ, क्या मुस्लिम समाज फीमेल लीडरशिप को आगे आने देगा? आज मैं अगर मुझसे ये कहा जाए कि मैं अपनी इन महिलाओं को आगे राजनीति में आगे बढ़ाना चाहता हूँ, कितनी लोग इस चीज के लिए तैयार होंगे? हम तैयार हैं उनको टिकट देने के लिए। गंभीर सवाल है, बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल खड़ा किया। जो राजनीति शुरू होती है वो फीमेल सप्रेशन से शुरू होती है और अल्टीमेटली वो वहीं पर खत्म कर देते हैं उसको। जी, चलिए ताहिर साहब, ये तो प्रूव करना पड़ेगा आपको। देखिए, ट्रिपल तलाक जो है उसको लेकर कितनी भी डिबेट हो, लेकिन मैं भी अपने एक मुस्लिम मित्र को जानता हूं जिनके जीजा जी स्कूटर पर बिठाकर घर छोड़ने आए उनकी बहन को जिससे शादी हुई थी, और 3 तलाक बोलकर छोड़ गए, रिश्ता खत्म कर गए। तो जाहिर है कि कुछ चुनौतियां हैं। आखिर ये मैसेज क्यों जाता है कि मुस्लिम समुदाय में महिलाओं को बहुत आगे ले जाने की इजाजत नहीं है? न शरीयत ये बात कहती है और न ही किसी तरह की धार्मिक गाइडलाइन है। कुछ कट्टरपंथी तबके के लोग ये बात कह देते हैं और ये सब सिर्फ ऐसा माना जाता है कि यही अल्टीमेट ट्रुथ है। जी, आप ये समझिए नहीं, ताहिर साहब से सवाल है। जी ममता जी, ताहिर साहब आपने अपनी बात कह ली। जी, किसी एक आदमी की गलती से किसी मजहब को बुरा नहीं कहा जाता, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरह से आज 3 तलाक की बात आपने निकाली, तो मैं आपसे कहूंगा कि उन हिंदू महिलाओं का, हमारी बहनों का, उनका क्या होगा कि जिनको बगैर तलाक के छोड़ दिया जाता है, उनका क्या होगा? जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रखा हुआ है जिन्होंने, उनका क्या होगा? आप 3 तलाक की बात अगर कर रही हैं, अगर मुस्लिम महिलाओं का अगर आपको इतना प्रेम नजर आ रहा है मुस्लिम महिलाओं पे, इस ढांचे में हम बांट देंगे तो फिर ये पेचीदगी में उलझ जाएगा। ये मसला मुझे लग रहा है कि पटरी छोड़ रहा है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ अब शेख जी की तरफ और दिल्ली चुनाव की तरफ फिर आ रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ डिबेट इस पे नहीं कर रहे हैं कि महिलाओं को लेकर जो चिंता है वो चिंता उसको हिंदू मुसलमान में बांट के नहीं देख सकते हैं उसको। महिलाएं यानी महिलाएं, पुरुष यानी पुरुष, और एक संविधान सम्मत राष्ट्र में ये वर्गीकरण नहीं है, ये प्रधानमंत्री भी कहते हैं और ये हम सब मानते हैं। अभिषेक जी जी जी, मेरे को भी लगता है दिल्ली में चुनाव है, आने वाले 10-12 दिन में दिल्ली में चुनाव है। तो ताहिर साहब मैं लौटूंगा आपकी तरफ। जी बोलिए अभिषेक जी। मुझे लगता है कि जब दिल्ली में या किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो वहां पर जो डिबेट होती है वो वहां के लोगों से रिलेटेड होनी चाहिए, उनके बेनिफिट के लिए होना चाहिए कि उनका विधायक, उनकी सरकार आने वाले समय में उनके लिए क्या काम करेगी, क्या जनहित के कार्य होते हैं। और मेरे को तो खुशी है कि जिन फ्री की योजनाओं को आज तक मोदी जी यहाँ पर आके भरा भुला बोलते थे, फ्री की रेवड़ियां बोलते थे, अब अंत में आके नड्डा जी को उन सभी नीतियों को जन कल्याण की नीतियां बताना पड़ा, और सारा का सारा मैनिफेस्टो जो आम आदमी पार्टी का था उसको फोटोकॉपी करके बस उसमें उन्होंने रकम बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी ने बोला हम महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपए देंगे, तो भाजपा बोलती है हम 2500 देंगे। दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन 2500 है तो ये बोलते हैं कि हम 3000 देंगे। अच्छे स्कूल की बात हम करते हैं, ये भी बोलने लगे कि हाँ हम भी अच्छे स्कूल बनाएंगे। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री हैं। आपके बतेरे प्रदेश हैं जहां पर आपकी ऑलरेडी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री बहुत समय से हैं। आप यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज को आप यहाँ पर एक नियमित राशि देने की बात कर रहे हैं। योगी जी यहाँ पर कल आए थे, क्यों नहीं योगी जी यूपी में शुरू कर देते? चलिए मैं जवाब देता हूं, एमपी में कर देते? क्यों नहीं हरियाणा में कर देते? लेकिन अभिषेक जी ये तो अच्छी बात है, आपने होमवर्क अच्छा किया हुआ है, आप सक्सेसफुल हैं और दूसरी पार्टियां आपको देख रही हैं, आपको फॉलो करने की कोशिश कर रही है। अच्छी लोकतंत्र के लिए यही तो अच्छी बात है कि आप अच्छा काम करिए।
मध्य प्रदेश की कुछ अच्छी योजनाएं हैं, लाडली बहना योजना यहाँ से निकली और देश के कई राज्यों ने उसको फॉलो किया। इसके पहले लाडली लक्ष्मी निकली, कई राज्यों ने फॉलो किया। जी ममता जी जल्दी से बोल लीजिए, फिर मैं ताहिर साहब की तरफ चलूंगा। जी उसका सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली को जो लूटा गया, जो उनके घर बर्बाद हो गए ना, दिल्ली बाकी यूपी या जो भाजपा शासित प्रदेश है उनसे 10 साल पीछे पहुंच चुकी है, गड्ढों में जा चुकी है। चलिए बहुत इतना काफी है आपका। उसे सहारा जी ना दे तो करे जी क्या? ताहिर साहब हर जल्दी से 2 मिनट पे 10-15 गड्ढा, सेकंड हर में 2 अपनी मिनट बात पे कहिए। एक्सीडेंट। ताहिर अनवर साहब इतनी गंदी जी हवा, इतना गंदा पानी तो करे क्या? जी हाँ, ताहिर अनवर साहब, ताहिर अनवर साहब जी। हमारा मुख्यमंत्री बनाने का तो कोई इरादा है नहीं जी बनवाएंगे, आप तो बनवाएंगे, हमारी पार्टी तो आप तो बनवाएंगे सर, आपकी तो इमेज ही बनवाने वाली है। जितनी सीटों पे हमारी पार्टी लड़ रही है उसमें लोगों को इतना परेशानी हो रही है, तो पता नहीं आगे हमारी ज्यादा सीटें होंगी तो क्या होगा लोगों को। जी जी नहीं, वो आप चाहें, स्कीम, आप अगर चाहें तो स्कीम जो जी जी आप चाहें तो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए तो हम जैसे बचपन में खेलते ना कि हमें टीम में लोगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, खेल बिगाड़ देंगे, कसम से छोड़ेंगे नहीं हम खेल बिगाड़ने आए। तो ये छवि आपकी जो बनी है, शायद ये ऐसी सोच हो सकती है दूसरी पार्टियों की जी, लेकिन ऐसा नहीं है। खेलने का सबको अधिकार है, जो है हमें भी जो है अधिकार है, हम भी इस मैदान में कूद सकते हैं। और अगर मुकद्दर ने और आवाम ने हमारा साथ दिया तो हमारे जो कैंडिडेट है वो जरूर जीतेंगे, हमें उम्मीद है। अपनी ताकत बढ़ाइए, जेल के अंदर से जिता दें, ताकत बढ़ाइए और पॉलिटिकल पार्टीज पर ये कहीं ना कहीं एक कंपेल्ड एक प्रेशर डालिए कि वो आपको आपका हक दें, आपको बुला के दें, टेबल पर बैठ के दें। आप इस मुल्क के जो 140 करोड़ की आवाम का मुल्क है, आप उसका एक अहम हिस्सा हैं, जहाँ संविधान है, जहाँ तमाम चीजें हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाम तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ कि हमें यकीन है कि आने वाले वक्त में जो है, आने वाले चंद सालों में एमआईएम जो है उभर के एक बड़ी पार्टी के रूप में जो है नजर आएगी पूरे हिंदुस्तान। अभी बात दिल्ली की, ममता जी फिर आपसे जुड़ेंगे। आप तीनों ने बहुत गरिमा से अपनी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी के चेहरे पे कोई कड़वाहट नहीं थी, नहीं तो हम एंकर भी कुख्यात हैं इसके लिए, और आप लोगों के ऊपर भी उंगली उठती है कि अजीब अजीब से चेहरे बनाकर एंकर और डिबेट में पार्टिसिपेंट जो होते हैं, स्पोक्स पर्सन, वो सब पूरा माहौल ऐसा बना देते हैं कि WWF हो रहा है कहीं। तो इससे हमें बचना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। दिल्ली खूबसूरत हो, देश की राजधानी है, दिल्ली में बहुत अच्छा काम हो और मुस्कुराते हुए यहाँ पक्ष और विपक्ष के लोग गलबहियाँ डालकर चलें, खूब लड़ें, मत भिन्नता हो, भ्रष्टाचार हो तो कानून, लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। लेकिन 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 राजनीति की जो ताकत है, राजनीति की जो स्ट्रेंथ है, और हिंदुस्तान जिसके लिए पहचाना जाता है, वो संजीदगी, वो मोहब्बत, वो तहजीब, वो रवायत, वो ट्रेडिशन, वो परंपरा बनी रहे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार।